बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है ख़तरनाक बीमारी के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान। इसमें होता क्या है, अब थोड़ा मुख्तसर सा आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कैंसर यानी कैसे फैलता है और क्यों है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। ये है कि जब जिस्म के खलिए बेकाबू और गैर वाज़ेह तौर पर ख़िलाफ़ मामूल बढ़ने लगें तो ये कैंसर कहलाता है। ये छाती का कैंसर जो लेडीज़ में ज़्यादातर होता है, तो इसमें जो हम एक अंदाज़े के मुताबिक यूँ कहें कि तकरीबन 1 मिलियन केसेस दुनिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। और एशिया में जो पाकिस्तान अकेला वाहिद मुल्क है जहाँ तकरीबन 90,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 9 में से 1 लेडी को ये होता है और ये यंग लेडीज़ को बहुत ही अहम है। पाकिस्तान में इसका हाई इंसिडेंस कराची में ज़्यादा है। इस ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होती हैं वो 3 हैं, जिसमें एक होता है डक्टल कार्सिनोमा और दूसरा लोब्यूलर कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है, यानी जो डक्ट्स होती हैं दूध की, जहाँ दूध बनता है वहाँ लोब्यूल्स कहते हैं उसको। उस लोब्यूल्स में भी कैंसर होता है। तो और यहाँ ये लोब्यूल से जाके एक डक्ट के ज़रिए जहाँ मिल्क बनता है और ये निपल से बाहर आता है, तो वो जिस डक्ट का जो कैंसर होता है, जिसको हम डक्टल कैंसर कहते हैं, ये 80% से ज़्यादा होता है। और जो लोब्यूलर कैंसर है ये 20% होता है। और दूसरा एक कैंसर होता है जिसको कहते हैं हम कार्सिनोमा इन सिटू। ये प्यूडी लाइक ऑरेंज मीन्स एक निपल के नज़दीक इस तरह का कैंसर हो जाता है जो जिसकी ऊपर से छिलका ऑरेंज के छिलके की तरह होता है। अब हम आते हैं उसकी किस तरह पहचाने क्लिनिकली कि ये इसको कैंसर या कोई फोड़ा सा या सरतान हो गया। तो उसको क्लिनिकली अब एक पल्पेबल मास यानी महसूस होने वाला कोई फोड़ा सा महसूस हो ब्रेस्ट में, तो ये तकरीबन होता है 10%। और कोई पेन महसूस हुआ तो ये सिर्फ 7% होता है। और इसको जो एक्जिला में यानी अंडर आर्म्स में एक फोड़े से बन जाते हैं जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं, ये तकरीबन 40% महसूस होता है। रूटीनली ये होता क्या है कि निपल से डिस्चार्ज यानी एक सीक्रेशन निकलती है, यहाँ से ब्लड निकलता है और निपल इनड्राइंग हो जाती है, यानी जो अंदर उसकी निपल है ब्रेस्ट की, वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ये हैं मुख्तसरी सी इसकी निशानियाँ। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उस पर ही पता चलता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। इन्वेस्टिगेशंस में हम इसकी मेमोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और इसकी फाइन नीडल एस्पिरेशन फॉर साइटोलॉजी जिसको कहते हैं वो होती है। इसमें से एक हल्की सी नीडल से उसकी फ्लूइड निकालते हैं हमसे, और दूसरा इसको बायोप्सी का होती है जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं कि इसकी टिश्यूज़ का पता चलता है। लेकिन क्लिनिकली जो भी ब्रेस्ट में ट्यूमर महसूस हो तो इसको हम बायोप्सी ज़रूर कराते हैं इसकी, तभी जाके पता लगता है कि इसको कैंसर है या नहीं। अब हिस्टोपैथोलॉजी जब हम इसकी कराते हैं तो इसका हम पता लगाते हैं कि ये एस्ट्रोजन बेस्ड या प्रोजेस्टेरोन का स्टेटस इसमें क्या है, और HER2 एक स्टेटस मालूम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसका जो ग्रोथ प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, यानी जो इस कैंसर सेल्स को ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ये इसमें है या नहीं है। ये हम आपको इस तरह बता रहे हैं कि जैसे आपको मुकम्मल तौर पे इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मालूम हो जाए कि हम कैसे इसको देखते हैं। अब ये यहाँ नहीं रुकता। जब ये हो जाता है ब्रेस्ट में एक ट्यूमर, तो ये मेटास्टासाइज भी होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। यानी ब्रेस्ट से ये इसकी ओरिजिन होती है, लेकिन ये स्प्रेड होता है
वो तकरीबन 70% इसका बोन में मेटास्टेसाइज होता है, यानी वहाँ जाके फैलता है। लंग्स में 60% होता है, और ये लिवर में 55%, तकरीबन एडिनल्स में 35%, स्किन में इसका 30% है, ब्रेन में ये 20% है। यहाँ ये जो फैलता है तब जाके पता लगता है कि ये इसको क्या हो गया। ये जो कैंसर है वो इसके रिस्क फैक्टर्स, या इस यूँ कहें कि ये हेरिडिटी भी होता है, यानी मौरूसी तौर पे भी ये कैंसर्स होते हैं। और कुछ इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, या यूँ कहें कि ये किन किन लोगों को ज़्यादा होता है, ये कुछ मैं इसके लिए भी बताता चलूँ आपको। ये है कि अर्ली मेनॉर्च, यानी जिसको जल्दी माहवारी आ जाए, या जिसको लेट तक माहवारी न रुके, यानी लेट मेनोपॉज, और जिसको फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 इयर्स के बाद हो, एज में हो, उसको भी ये होता है। जो इनकम्प्लीट प्रेगनेंसीज़ हों, या मिसकैरेज या एबॉर्शंस वगैरह जिसको ज़्यादा होती हैं, इनको भी बहुत सारा ख़तरा इसमें रहता है। और जिसका ओवरवेट हो, या जिसका हाई बॉडी मास इंडेक्स हो, यानी जिसकी ओवरवेट ओबेसिटी ज़्यादा होगी, उसको भी इसके ख़तरात लाख ज़्यादातर होते हैं। अच्छा, ये इसके जो आम वजूहात में से ये भी है कि बहुत सारी जहालत है हमारे गाँव के लोगों को, इसको नॉट अवेयरनेस पर अपनी जो अब ज़ाती सफाई है उसकी अवेयरनेस नहीं है। ये हमारे जो पाकिस्तानी देहाती हैं लेडीज़, उसको पूरी तरह एक्सेस नहीं मिलता कि डॉक्टर के पास जाएं, और वहाँ उसको प्राइवेसी नहीं होती, और यहाँ ज़्यादातर वहाँ उसकी विज़िट नहीं कर पाती। और लेक ऑफ स्क्रीनिंग सेंटर्स भी हमारे पास कम है कि यहाँ उसको कोई चेक कर सके। और सेल्फ असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक्निक्स ये भी कोई नहीं दे पाता, यानी हेल्थ हाइजीन की एजुकेशन है वो भी नहीं दे पाते। ये भी इसकी बहुत सारी वजूहत में से हैं। ये जो कैंसर है तकरीबन 1% मर्दों में भी होता है, और ये इसकी एक वजूहत में से ये भी देखने में आया है कि जिसका जो टॉल हाइट है, यानी 5.8 इंच से ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, उसको भी इसके रिस्क में लाया जा सकता है। अच्छा, ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये लेफ़्ट ब्रेस्ट में ज़्यादा होता है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मालूम नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ जो मेलानोन साइट्स हैं स्किन के, वहाँ उसकी प्रीडिस्पोजिंग होती है, तो ये लेफ़्ट ब्रेस्ट में 10% ज़्यादा होता है। और ये सिंक्रोनस कैंसर भी होता है। इसमें सिंक्रोनस हम इसको कहते हैं कि जो पहले प्राइमरी कैंसर हुआ होगा तो उसके 6 महीने के अंदर फिर कैंसर रिपीट का हो जाना, ये भी एक इस वजूहत में से हैं। और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में की लेडीज़ को ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ वो उसके बच्चे बहुत कम होते हैं, और वो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कम ही कराती हैं, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा कराएंगी तो उसको भी इसके चांसेस कम ही होते हैं। अब हम आते हैं उसकी ट्रीटमेंट की तरफ, तो कैसे इसकी ट्रीट करना है। तो इसकी होती है लंपेक्टॉमी, यानी उस लंप को, यानी ट्यूमर को ही सिर्फ निकालते हैं, और उसके साथ उसको रेडिएशन भी देते हैं, यानी शुआएँ उसको लगाते हैं, और ये इक्वल हो जाता है तकरीबन मेस्टेक्टॉमी के, यानी मुकम्मल ब्रेस्ट रिमूव हो, तो ये एक कहा जाता है इसको भी। मेस्टेक्टॉमी की तो तारीख़ बहुत ही पुरानी है, तकरीबन 1500 साल पहले भी ये मेस्टेक्टॉमी हुआ करती थी। अभी मेस्टेक्टॉमी एक माने जाने वाला इलाज है, और इसका इलाज दूसरा जो एंडोक्राइन थेरेपी से भी होता है, जिसमें टेमोक्सिफेन और रिलैक्सोफेन वगैरह यूज़ करते हैं। इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कि ये जो नन्स होती हैं जो शादी नहीं करती पूरी ज़िंदगी, उसको भी ज़्यादातर ये बीमारी होती है, यानी नन्स डिजीज़ भी इसको कहा जाता है। एक ज़माने में इसका इलाज वास्प डंग और काऊ का ब्रेन, ये इसको मसल के, और यानी वास्प डंग के इसका मतलब है कि इंसेक्ट की फीसिस,
ये मिला के अगर 4 दिन के लिए इसकी ब्रेस्ट ट्यूमर पे लगाते थे तो उसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। ये पुरानी वाली हिस्ट्री है इसकी इलाज की। जो लेडीज़ नाइट शिफ्ट में काम करती हैं उसमें उसको भी ये ब्रेस्ट कैंसर एज़ कम्पेयर टू अदर लेडीज़ के ज़्यादा हो जाता है। ये जो नाइट शिफ्ट में तकरीबन 30 साल से ज़्यादा काम कर चुकी होती हैं उसको भी ये इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर प्रिवेंशन इस कहती है कि अगर इसको प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो तकरीबन 40 साल से उम्र से लेकर एनुअली इसका मेमोग्राफी होनी चाहिए, तो हमें पता लगेगा कि कैंसर है या नहीं है। तो इसको बुनियादी तौर पे जो ट्यूमर ज़ाहिर होगा तो उसका पता लग जाएगा। मेमोग्राफी में जस्ट लाइक एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट होता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको कुछ बुनियादी मालूमात देना। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।